नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल आखिर शब के हमसफ़र। आज इस नॉवेल की छठी किस्त। इस छठी किस्त में मैं आपको इसके 3 चैप्टर सुनाऊंगा। पहले चैप्टर का उन्वान है वैष्णव बैरागी। कल्पतरु देवमाला का वो दरख्त है जो समुद्र मंथन से निकला था और उसके फूलों में अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सी भी खुशबू सूंघी जा सकती थी और जो हर ख्वाहिश पूरी कर देता था। शांति निकेतन में ब्रह्मो मंदिर के पास एक पुराना बरगद खड़ा है। दीपाली सरकार उसे अपना कल्पतरु समझती है क्योंकि एक रोज़ उस दरख्त ने बड़े अनोखे और गैर मुतवक्को अंदाज में उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी थी। ईस्टर्न रेलवे की साहबगंज लूप लाइन पर कलकत्ते से 100 मील के फासले पर संथाल परगना के नज़दीक बोलपुर एक जगह का नाम है। बोलपुर आज से 100 बरस पहले अपने डाकुओं के लिए मशहूर था क्योंकि उस इलाके की कंकरीली ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी और यहाँ के बाशिंदे डाके डालकर अपना पेट पालते थे। वो छुरी जिससे ये डाकू मुसाफिरों का गला काटते थे बोल कहलाती थी और इसी वजह से इस वीराने का नाम बोलपुर पड़ गया था। हिमालय पर शांति की तलाश से नाकाम लौटने के बाद एक मर्तबा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जमींदार सिन्हा से मिलने पालकी में बैठे रायपुर जा रहे थे जब बोलपुर का ये सुनसान बीहड़ रास्ते में पड़ा। इस मैदान में महर्षि को एक बड़ा सा सायादार दरख्त नजर आया। उन्होंने पालकी वहीं रुकवा ली और दरख्त की छांव में कालीन बिछाकर मराकबे में मसरूफ हो गए। वहां उन्होंने वैदिक हम दोहराई और महर्षि को उस दरख्त के नीचे वो शांति मिल गई जिसकी खोज में वो सारे हिंदुस्तान में घूमे थे। उन्होंने रायपुर जाकर जमींदार सिन्हा से ये इलाका खरीद लिया, दरख्त और बाग लगवाए। डाकुओं ने डाका डालने से तौबा की और 1863 यानी 1863 में महर्षि ने अपनी आराम व आसाइश की जिंदगी त्याग कर यहाँ शांति निकेतन आश्रम कायम किया। शांति निकेतन विला तामीर करवाई और यहाँ रहने लगे। बरगद के इस दरख्त के नीचे उन्होंने एक मरमरी माबद बनवाकर उसके फाटक पर लिखवाया, आमार प्रणेर आराम मोनेर आनंद आत्मार शांति। उस दरख्त के नीचे महर्षि को खुदा मिल गया था। आज ये शांति निकेतन हिंद कदीम की जंगल की दरसगाहों की तरफ पर बने हुए दारुल उलूम विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया में मशहूर है। दूसरी जंग अजीम ने गांधी और वर्धा आश्रम, नेहरू और आनंद भवन और टैगोर और शांति निकेतन वाले हिंदुस्तानी को कौमी जद्दोजहद के एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा किया है और गो शांति निकेतन की फिजाएं हमेशा की तरह पुरसुकून और नगमा बहार हैं और गुरुदेव अभी जिंदा हैं और डॉक्टर नंदलाल बोस और उपेंद्र नाथ टैगोर और हिंदुस्तानी निशात सानिया के दूसरे अजीम मुसव्विर कला भवन में मौजूद हैं।
मगर बैरूनी दुनिया के मामलात तेजी से बदलते जा रहे हैं। सितंबर 1940 की एक शाम शांति निकेतन की एक नई तालिब इल्म 3rd ईयर की दीपाली सरकार बरगद के नीचे बैठी मरमरी फाटक पर मुनक्कश उन सहर अंगेज अल्फाज पर नजर डाली और सोचा, कमाल है, महर्षि को इतनी आसानी से सब कुछ हासिल हो गया। मगर महर्षि कभी 20 बरस के भी तो रहे होंगे। अपनी नोटबुक बंद करके वो बरगद के पत्तों की नाव बनाते बनाते सोचने लगी, कल्पतरु, जिंदगी के पत्ते गिरते जा रहे हैं। अलख निरंजन, दूर से आवाज आई। उसने चौंक कर जंगल की तरफ देखा। दूर पगडंडी पर चंद वैष्णव बैरागी नारा लगाते तेज तेज चले जा रहे थे। दीपाली को याद आया कि ये बीरभूम है, चंडीदास की सरजमीन। उसने झुककर सुर्ख मिट्टी पर हाथ रख दिया। चंडीदास की सरजमीन। वो किताबें समेटकर हॉस्टल वापस जाने के इरादे से उठने लगी कि अचानक सामने पगडंडी पर पत्ते खड़खड़ाए। उसने नजरें उठा के देखा। एक लंबी स्याह दाढ़ी और स्याह जुल्फों वाला वैष्णव सन्यासी ऐन उसके सामने खड़ा था। वो घबराकर खड़ी हो गई और सन्यासी को प्रणाम किया। तब उस नौजवान बैरागी ने बड़ी शगुफ्तगी से कहा, दीपाली, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हमें लगता है तुम्हें रूहानियत के दरस की अशद ज़रूरत है। दीपाली के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो चबूतरे पर बैठ गया और चारों तरफ नज़र डाली। फिर उसने झोले में से सिगरेट निकालकर जलाया, मगर फौरन ही बुझा दिया। बच्चा, हम तुझसे बहुत खुश हैं। तूने हमारी बहुत सेवा की है और हम तेरी बहादुरी के सख्त कायल हो गए हैं। तू वाकई कमाल की लड़की है। दीपाली ने भवें जोड़कर कहा, आप? हाँ बेटा। दीपाली सरासीमा हो गई। आपको इस कदर यकलेस न होना चाहिए। अब मैं किसी की आया वाया बनने नहीं जाऊंगी। दीपाली सरासीमा हो गई। आपको इस कदर रेकलेस ना होना चाहिए। अब मैं किसी की आया वाया बनने नहीं जाऊंगी। रेकलेस? ये शांति निकेतन तो अपना पुराना अड्डा है बच्चा। बरगद के नजदीक मरमरी इबादत गाह में किसी ने चिराग जला दिया। फिर कदमों की चाप दूर हो गई। तू पूजा पाठ नहीं करती बेटा? दीपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी ने फाटक पर लिखे हुए अल्फाज पर नजर डाली। फिर वो भी किसी सोच में डूब गया। अब शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं इस वक्त यहां मिल जाऊंगी? चंद लम्हों बाद दीपाली ने सर उठाकर उससे पूछा। वो अपने ख्यालों से चौंका और दफतन हंस पड़ा अपने इल्म के जोर से। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा, हमें तेरे मुतालिक सब मालूम रहता है बच्चा। हम जानते हैं कि तू रोज शाम को यहाँ बैठकर अपना होमवर्क करती है। तो बतलाइए, अब मेरे लिए क्या काम है? दीपाली ने जरा दुरुस्ती से पूछा। क्या हम किसी काम के बगैर तुझसे नहीं मिल सकते? सन्यासी ने इत्मीनान से जवाब दिया और चबूतरे पर आलती पालती मारे बैठा रहा। अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। हवा के एक झोंके ने श्राइन में लगे एक दरख्त के सुर्ख फूल
चबूतरे पर बिखेर दिए। बहुत दूर सॉल के एवेन्यू में गुरुदेव किसी से बातें करते हुए गुजर रहे थे। गुरुदेव जा रहे हैं, सन्यासी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। दीपाली भी चबूतरे पर से उठी। गुरुदेव अंधेरे में गायब हो गए। दीपाली को महसूस हुआ कि ये शाम मुनफरिद है, फिर कभी वापस ना आएगी। सन्यासी ने झोले में से निकालकर घड़ी देखी और पहली दफा संजीदगी से कहा, शक्ति यानी शक्ति, लो तुम्हें एक काम बता ही दे। दीपाली ने तेवरी पर बल डालकर उसे देखा। मेरा नाम दीपाली है। हाँ, लेकिन तुम मेरी शक्ति हो। चलो जल्दी से एक और काम कर दो, थोड़ा सा। दीपाली गुमसुम खड़ी हो गई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कहिए, उसने फाटक की तरफ देखते हुए कहा। हमें कहीं से सिगरेट ला दो। हमारे पास यही एक सिगरेट बचा है और बहुत दूर जाना है। बहुत अच्छा, लेकिन आप महज सिगरेट लेने? हम तुम्हें दर्शन देने आए थे बच्चा। सिगरेट के अलावा और तो कुछ नहीं चाहिए। दीपाली ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। फिलहाल नहीं। वो फिर चबूतरे के किनारे पर टिक गया और बड़ी गंभीर आवाज में कहने लगा, दीपाली, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें देखना चाहता था। अब तक तुम मेरे लिए महज एक और राब्ता, महज एक और नाम रही हो, या धुंधलके में सुनी हुई एक और आवाज़। तुम्हारे घर पर भी। मैं आपका सिगरेट ले आऊं। दीपाली ने घबराकर उसकी बात काटी। हमसे डरो मत बच्चा, हम एक बहुत शरीफ साधु हैं। दीपाली हंस पड़ी और यखलख्त उसे उमा रॉय की डांट याद आई। स्कूल गर्ल गिगल्स। और उमा रॉय के ख्याल ने उसे अचानक दिल गिरफ्तार और परेशान कर दिया। तुम्हारे साहब और मेम साहब कैसे हैं? उनका तबादला हो गया। उनकी जगह चार्ल्स बार्लो आए हैं। रेवरेंड बैनर्जी के उनसे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मिस्टर बार्लो की बड़ी बहन 12 साल में मिशनरी हैं। चार्ट गांव से तब्दील होकर आए। रोजी खैरियत से? जी। किसी को उसके मुतालिक कोई शुबा तो नहीं हुआ? जी नहीं। उसे खत लिखकर पूछो कि चार्ल्स बार्लो खुलना किस रोज पहुंच रहा है। चार्ल्स बार्लो के नाम का कोड याद है? वो उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, बताओ तो। दीपाली ने बता दिया। वंडरफुल। सन्यासी ने खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और फिर घबराकर जल्दी से हटा लिया। उमा से कब से नहीं मिली? सन्यासी ने दीपाली का रंग बदलते नहीं देखा। उसने उमा का नाम जिस अंदाज से लिया था, आप लोगों के गायब होने के दूसरे हफ्ते ही तो वो कलकत्ते चली गई थी। अभी तक वहीं है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में बाबा के साथ कलकत्ता गई थी गाने रिकॉर्ड करवाने, मगर उमा जी से मुलाकात ना हो सकी। उनका पता मालूम नहीं था और उन्होंने मुझे कोई खत पत्तर कभी नहीं भेजा। वो कलकत्ते में किसी कॉलेज में पढ़ा रही हैं। अपने भाई के साथ बालीगंज में रहती हैं। लोग कहते हैं कि वो चूंकि पार्टी की बाकायदा मेंबर नहीं, इसलिए ना अंडरग्राउंड में गई ना जेल। ठीक है ना? और सुना है उनके डीआईजी मामू ने
गवर्नमेंट को जमानत दी है कि वो गड़बड़ नहीं करेंगी। आपको तो ये सब मालूम ही होगा। हाँ मालूम है। फिर उसने ज़रा तवक्कुफ से कहा, अच्छा जाओ भागो, सिगरेट लेकर आओ, जो भी मिले। आप रास्ते पर जाइए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। सन्यासी चलने लगा, फिर ठिठक गया। एक बात और, कैंटवेल ताज़ा वारिद और नातजुर्बाकारी नौजवान था। बारलो पुराना घाघ है। उसके बाप दादा तक बंगाल सिविलियन थे। इस चीज़ का तुम लोगों को ख्याल रखना, इस चीज़ का तुम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। बड़ा सख्त गिर अफसर है। टेररिस्ट तहरीक के ज़माने में कई नौजवान को फांसी के तख्ते पर भिजवा चुका है। दीपाली को कपकपी सी आई। सन्यासी कहता रहा, रोजी से कहना बेहद एहतियात से काम ले कि हमें इत्तलात पहुंचाए और अपने बाप को किसी तरह नाराज या नाखुश ना करे। ये बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छा, दीपाली ने जवाब दिया। सन्यासी पगडंडी पर आगे बढ़ गया। दीपाली भागती हुई इमारतों की तरफ चली गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई और बरगद के सुनसान चबूतरे पर एक नज़र डालकर सॉल के एवेन्यू पर दौड़ना शुरू किया। सन्यासी सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कला भवन के सामने वाली सड़क पर चला जा रहा था। दीपाली ने फूली हुई सांस से उसे करीब जाकर कहा, लीजिए। सन्यासी ने पलट कर देखा। ओ थैंक्स। उसने बड़ी खुशी से सिगरेटों के पैकेट अपने झोले में गिरा दिए और मुस्कुराया। अब चांद तुलू हो रहा है, यानी चांद निकल रहा है। बहुत दूर से अलख निरंजन की आवाज आई। सड़क के किनारे समुंदर के सुरीले शोर की मानिंद सदाबहार विलायती झाऊ की नाजुक डालियां हवा में सरसरा रही थीं। शीशम के झुंड के परे तुलबा के झोपड़ों में रोशनियां झिलमिलाईं। दीपाली सर झुकाकर सड़क को देखने लगी। मिट्टी में कांच की सुर्ख चूड़ियों के चंद टुकड़े चमक रहे थे। उसने अंगूठे की नोक से एक टुकड़े को छुआ और एक कदम पीछे हटी। बाड़ पर फैली बेल पर से एक गिरगिट उछलकर पत्तों के अंदर चला गया। दूर सिरी सदन में चंद लड़कियों ने गाना शुरू किया। नताई डाके आई आई आई, गोड डाके के आई आई आई। यहां अनिल कुमार दास तुमसे राब्ता रखेगा। सन्यासी की आवाज के कानों में आई। बहुत अच्छा। संथाल परगना संन्यास लेने के लिए आइडियल जगह है। अगर हम यहां से भी डेरा डंडा उठाकर कूच कर गए हैं, अगर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो तैयार रहना। शोक्ति, बहुत अच्छा। करीब से चंद संथाल औरतें सरों पर टोकरे उठाए गुजर गईं। उनके पीछे तुलबा की एक टोली टहलती हुई आ रही थी। अच्छा, जीती रहो बच्चा, खुश रहो, हम जाते हैं। सन्यासी ने आशीर्वाद दी और तेजी से आगे बढ़ गया। दीपाली उसे चांदनी के खुनक धुंधलके में गायब होते देखती रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस हुई। बरगद का चबूतरा अब भी सुनसान पड़ा था। आज शाम मैं सोच रही थी कि काश उसने एक पत्ता उठाकर नाक से छुआ और अपने आप से कहा, कल्पतरू,
फिर उसने दरख्तों के उस झुंड का चक्कर लगाया। ब्रह्मो माबुद में चिराग माफ कीजिएगा, ब्रह्मो माबुद में चिराग सुकून से जल रहा था। आमार प्राणीर आराम, मोनेर आनंद, आत्मार शांति, उसने चुपके से दिल में दोहराया और दिल ही दिल में मुस्कुराती रोजी बनर्जी को खत लिखने के इरादे से अपने कमरे की सिमत रवाना हो गई। लिली कॉटेज में शाम की चाय के इंतजामात बड़े जोर पर किए जा रहे थे। एस्थर बनर्जी केक पर सफेद और गुलाबी आइसिंग कर रही थी। डेजी आया सैंडविच बनाने में मशगूल थी। गुलदानों में ताज़ा फूल लगे थे। सिटिंग रूम में क्रॉस स्टिच की नफीस कड़त के धुले हुए टेबल क्लॉथ मेज़ों पर पड़े थे। चाय का नया सेट सिलहट की बेत की कश्ती में सजा वस्ती मेज़ पर रखा था और उस पर हरी कांच के मोतियों की झालर वाली बड़ी जाली ढाँप दी गई थी। टिकोजी और कुशनों की कशीदाकारी काबिल दीद थी। पादरी बनर्जी स्याह सूट पहने ज़रा मुतफक्किर से बरामदे में टहल रहे थे और बार बार वॉस्केट की जेब से जंजीर वाली घड़ी निकालकर देख लेते थे। रोजी अपने कमरे में दरवाजे बंद किए, चिटखनियाँ लगाए, किला बंद बैठी थी। ठीक 4 बजे घोड़ा गाड़ी सामने आकर रुकी और पादरी हेनरी बिस्वास, मिसेस मेरी बिस्वास और उनका फर्जंद मिस्टर लूथर बिस्वास और छोटी लड़की एडिथ बिस्वास नीचे उतरे। एडिथ बिस्वास ने एक अटैची केस उठा रखा था। एस्थर बनर्जी बाहर लपकी। दोनों मियाँ बीवी ने मेहमानों का खैर मकदम किया और सिटिंग रूम में लेकर आए। बिस्वास खानदान जरा सेल्फ कॉन्शियस सा होकर कुर्सियों पर टिका। पादरी और मिसेस बिस्वास और मिस्टर लूथर बिस्वास सोफे पर एक कतार में इस तरह सीधे होकर बैठ गए जैसे पहले ज़माने में लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर के सामने बैठते थे। एडिथ अलबत्ता इत्मीनान से ग्रामोफोन के पास जाकर खड़ी हुई। मिसेस बिस्वास ने नाक़दाना नज़रों से कमरे पर नज़र डाली, जो घर की गुर्बत मगर सलीके का आईनादार था। दोनों काले पादरियों ने आपस में इधर उधर की बातें शुरू की। ये कुशन मेरी रोजी ने काढ़े हैं। एस्थर बनर्जी ने मिसेस बिस्वास को सोफे के कुशनों को दुस्तीदा नज़रों से देखते हुए फरमाया। मिसेस बिस्वास अखलाकन मुस्कुराई। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एस्थर बनर्जी गले में एक बेहद पतली सुनहरी जंजीर के अलावा सोने का एक भी जेवर नहीं पहने हैं और सुर्ख किनारे वाली सफ़ेद बंगाली साड़ी में एक जगह पर बारीक खोप भी भरी गई है। खुद मिसेस बिस्वास क्रोशिये की चौड़ी लेस वाले सफ़ेद पेटीकोट के ऊपर तेज गुलाबी जॉर्जेट की साड़ी बांधकर और सियाह साटन का ब्लाउज पहनकर आई थी और सोने की चूड़ियाँ उनके हाथों में चमचमा रही थीं। सुबक सा रुमाल एक आस्तीन में घुरस रखा था। कानों में एक एक मोती वाले बुंदे पहने थीं। 15 साल एडिथ ऊदे रेशमी फ्रॉक में मलबूस थी। सफ़ेद मोज़े, काले जूते, बिन ब्याही देसी ईसाई शरीफ ज़ादियों की मानंद फ्रॉक पर दुपट्टा भी ओढ़ रखा था।
पादरी विश्वास सीधे साधे आदमी मालूम होते थे और जाहिर था कि बीवी उन पर हावी थी। लूथर विश्वास एक मुनहनी सी मिस्कीन सूरत और शर्मीले नौजवान थे। दोनों बाप बेटे पूरे सूट में मलबूस थे। पिछले क्रिसमस वीक में ऑल इंडिया मिशनरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद जब लूथर विश्वास पंजाब वापस गए तो रोजी बैनर्जी पर आशिक होकर वापस हो गए थे। वो लुधियाना मिशन स्कूल में साइंस मास्टर लगे। 1-2 साल बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में लेक्चरर होके जाने का चांस भी था। उन्होंने लुधियाना वापस जाकर कुछ अरसे बाद अपने पापा रेवरेंड हेनरी विश्वास के जरिए पादरी बैनर्जी को शादी का पैगाम भिजवाया था। देसी ईसाई फिरके में अच्छे लड़कों की हमेशा से कमी रही है। ईसाई लड़कियां उमूमन आला तालीम याफ्ता और स्मार्ट हो जाती हैं। बेशतर ईसाई लड़के स्टेनोग्राफर या सेल्समैन से आगे नहीं बढ़ पाते। इस वजह से ईसाई लड़कियां आमतौर पर हिंदुओं और मुसलमानों से शादी कर लेती हैं। चुनांचे जब लूथर विश्वास का पैगाम आया तो पादरी बैनर्जी खुश हुए। जब से रोजी बड़ी हुई थी उन्हें उसके ब्याह की फिक्र ने आ घेरा था। वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी चहेती बेटी अपने घर चली जाए। उन्होंने रोजी से तस्करा किए बगैर अपनी बीवी से सलाह मशवरा करने के बाद रवायती हिंदुस्तानी माँ बाप की तरह पैगाम मंजूर कर लिया। वो ये सोच भी ना सकते थे कि उनकी फरमाबरदार और सादतमंद बेटी को उनके इंतखाब पर कोई एतराज़ हो सकता है। पादरी बैनर्जी की ख्वाहिश थी कि रोजी का रिश्ता किसी हमपल्ला ब्राह्मण क्रिश्चियन ख़ानदान में हो। रोजी माँ बाप और दोनों की तरफ से रोजी माँ बाप दोनों की तरफ से कुलीन ब्राह्मणजादी थी, मगर आजकल ख़ानदानी लड़के मिलते कहाँ हैं। और पादरी विश्वास भी अच्छी जात के आदमी थे। हालांकि विश्वास अमूमन शेड्यूल्ड कास्ट वालों का नाम भी होता था। उन्हीं के मिशनरी बाप दादा बंगाल से जाकर लुधियाने में सेटल हो गए थे। पादरी विश्वास को बंगाली ज़बान भी नहीं आती थी क्योंकि उनकी माँ पंजाबी थी। खुद मेरी विश्वास भी पंजाबी थी और वाकई अपने अंदाज और वज़ाक़त से कुछ चमरेशियन मालूम होती थी, मगर बहरहाल बहुत माकूल ख़ानदान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिशनरी कॉन्फ्रेंस के ज़माने में पादरी बैनर्जी लड़के की आदतों खसाइल से खुद वाकिफ़ हो चुके थे। लड़का उन्हें पसंद आया था। शरीफ, हलीमुत्तबा और बेहद मजहबी नौजवान था। रोजी को बड़े आराम से रखेगा। पिछले हफ्ते पादरी विश्वास का खत आया था कि उनकी बीवी लड़की को देखने और बात पक्की करने के लिए ढाका आ रहे हैं। और रोजी को जब एस्थर बनर्जी ने ये इत्तला दी थी तो ऐसा लगा था जैसे उसके ऊपर बम का गोला आन गिरा हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस लम्हे से बिल्कुल चुप साध ली थी। दीपाली इतनी दूर शांति निकेतन में थी जिससे वो अपना दुख दर्द कह सकती थी। जहांरा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाना ना चाहती थी। उसकी इस खामोशी को उसके वालिदैन ने
बच्चियों की शर्मो हया पर महमूल किया। किसी लड़की को मैके से इतनी दूर काले कोसों ब्याहे जाने का गम ना होगा। लेकिन आज जबकि विश्वास फैमिली वाकई आन पहुंची, रोजी ने बड़ा ही अजीब और गैर मुतवक्का रवैया अख्तियार कर लिया। एक तो वो सारी रात रोती रही थी और फिर सुबह से अपना कमरा अंदर से बंद करके बैठ गई थी। पादरी विश्वास माँ अपने खानदान शहर में किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ उतरे थे और ठीक 4 बजे लिली कॉटेज पहुंच गए थे। और अब पादरी और मिसेस बैनर्जी को रोजी के मुताल्लिक पहली बार घबराहट शुरू हुई। डेजी चायदानी लेकर कमरे में आई और एस्थर बैनर्जी के रसगुल्ले और चमचम मलाई जो उन्होंने खुद बनाए थे मेहमानों को पेश किए। वो बेचारी होने वाले दामाद की बेइंतहा खातिर कर रही थी और अभी से उनको उसके भोलेपन और शराफत पर ममता भरा प्यार आने लगा था। मगर मिसेस विश्वास बड़ी खौफनाक सास साबित होंगी। मगर मिसेस विश्वास बड़ी खौफनाक सास साबित होंगी, इसकी उन्हें परेशानी थी। रोजी का कमरा डाइनिंग रूम के दूसरी तरफ था और सिटिंग रूम में से उसका बंद दरवाज़ा नजर आ रहा था। पादरी बैनर्जी मेहमानों से बातें करते करते बेचैनी से उस दरवाजे पर नजर डाल लेते। दरवाजे पर पड़ा नीला पर्दा हवा में लहराया जा रहा था। रोजी सिस्टर कहाँ हैं? एडिथ विश्वास ने नज़ाकत से सैंडविच उठाकर थैंक यू आंटी कहने के बाद मिसेस बैनर्जी से दरियाफ्त किया। अभी आती है, ज़रा उसकी तबीयत। एस्थर बैनर्जी ने यकलख्त ज़रा हकलाकर बेबसी से अपने शौहर को देखा। क्या हुआ है? मिसेस विश्वास ने अबरू उठाकर सवाल किया। कुछ नहीं बहन, वो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है। आज सुबह से सर में दर्द है। पादरी बैनर्जी ने फौरन पादरी विश्वास को मुखातिब किया। लुधियाने में महंगाई का क्या हाल है? यहां तो वॉर की वजह से लूथर विश्वास ने टाई ठीक करते हुए सर घुमाकर दुश्मनीदा नजरों से नीले पर्दे वाले दरवाजे को देखा। उन्हें मालूम था कि यह रोजी का कमरा है और मिशनरी कॉन्फ्रेंस के दिनों में रोजी ने इसी सिटिंग रूम में बैठकर उनके साथ कैरम खेला था और कैरम के पाउडर का डब्बा लाने के लिए वो उस कमरे में भी हो आए थे। वो आंटी, मैं ये रिकॉर्ड देख सकती हूँ? एडिथ ने चाय की प्याली खत्म करके ग्रामाफोन की तरफ मुड़ते हुए कहा। जरूर जरूर, मिसेस बैनर्जी ने कहा। वो बेसाख्ता ये भी इजाफा करना चाहती थी कि रोजी को म्यूजिक का बहुत शौक है, मगर चुप हो गई। एडिथ फर्श पर उकड़ू बैठकर मेज के निचले खाने में रखे हुए रिकॉर्ड उलटने पलटने लगी। ज्यादातर वो घिसे पिटे पुराने रिकॉर्ड थे जो एक मर्तबा ढाके के एक अंग्रेज अफसर ने विलायत जाते वक्त मिशन कंपाउंड भिजवा दिए थे। डेजी ने जाकर रोजी का दरवाजा खटखटाया। जवाब नहीं मिला। 6 बजने वाले थे। मिसेस बैनर्जी उठी, डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम का दरमियानी दरवाज़ा भेड़ा और जाकर रोजी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। रोजी, रोजी बेटे बात तो सुनो। वो अब रूहान सी हो रही थी। मिसेस बैनर्जी चंद मिनट तक दरवाजे पर खड़ी रही, फिर सर झुकाए सिटिंग रूम में वापस आ गई और शौहर को
मुल्तजियाना निगाहों से देखा। पादरी बैनर्जी आहिस्ता से उठे और अपने पीछे सिटिंग रूम के किवाड़ बंद करते हुए रोजी के दरवाजे पर पहुंचे। धीरे से दस्तक दी। रोजी, रोजी बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूं, बात तो सुनो। उन्होंने बेहद लजाजत से कहा। रोजी ने दरवाजा खोला। पादरी बैनर्जी अंदर आ गए। रोजी कंधों पर बाल बिखराए, सफ़ेद साड़ी पहने, तस्वीर की मानिंद सामने खड़ी थी। अचानक उनकी आंखों के सामने एक और तस्वीर आ गई। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने पहली बार नौजवान एस्थर गिरीवाला को देखा था, जो कंधों पर लंबे लंबे बाल बिखराए, सफ़ेद साड़ी पहने, राइट रेवरेंड वॉल्फ्रेड ब्राउन की कोठी के बरामदे में खामोश खड़ी थी जब वो उससे मिलने के लिए बुलाए गए थे। उस एस्थर और इस रोजी में इतना फर्क क्यों? क्या जमाना इतना बदल गया था? उस एस्थर की आंखों में महज लाज थी और सुपुर्दगी। इस रोजी की आंखों से जिद और हट और खुदसरी की चिंगारियां सी निकल रही थीं। इस खुदसरी को आजकल के ज़माने में खुद एतमादी कहा जाता है, मगर वो तो अपनी लाडली बच्ची की भलाई तो चाहते हैं। वो अपने बूढ़े बाप से इस कदर खफा क्यों हो गई? यकबयक रोजी आगे बढ़ी और उनकी टांगों से लिपटकर कहने लगी, पापा, पापा, मुझे ले जाकर दरिया में डुबो दीजिए, मुझे मार डालिए जान से, मगर मैं इस जुगत से, इस कार्लटेन से हरगिज शादी नहीं करूंगी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है बाबा। अब वो सिसकियों से रो रही थी। कार्लटेन? पादरी बैनर्जी हक्का बक्का रह गए। रोजी बेटा, उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, मेरी नाक का तो ख्याल करो मेरी बच्ची। लूथर बड़ा अच्छा लड़का। नहीं नहीं नहीं। रोजी ने बच्चों की तरह मचल को रोते हुए उनकी बात काटी। फिर क्या करेगी अहमक? पादरी बैनर्जी को एकदम गुस्सा आ गया। किसी हिंदू से शादी करेगी? यही इरादा है तेरा? मुसलमान से प्यार रचाएगी? अपनी माँ का हशर भूल गई बदबख्त, उन्होंने गरज कर कहा। और उनको बिल्कुल ख्याल ना रहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और सिटिंग रूम तक आवाज़ जा रही है। उन्हें अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में ऐसा क़यामत ख़ेज़ वक्त भी देखना पड़ा। और अपनी औलाद के हाथों, खुदावंद, मैंने तेरा क्या गुनाह किया था खुदावंद? पादरी बैनर्जी को पता भी ना चला कि मिसेस मेरी विश्वास पीछे आकर खड़ी हो गई और बाप बेटी का सारा मुकालमा सुन चुकी हैं। एस्थर बैनर्जी सहमी हुई उनके अकब में खड़ी थी। मिसेस विश्वास को देखकर रोजी फर्श से उठी और तीर की तरह गुसलखाने में घुसकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। पादरी बैनर्जी ने मुड़कर मिसेस विश्वास को देखा और सख्ते के आलम में खड़े रह गए। चंद लम्हों तक मुकम्मल सुकूत तारी रहा। उसके बाद मिसेस विश्वास ने जहर में बुझी हुई आवाज़ में कहा, अच्छा तो हम कार्लटेन हैं हेनरी? उन्होंने सिटिंग रूम की तरफ मार्च करते हुए ललकारा, हम अपनी इंसल्ट करवाने लुधियाने से आए थे, चलो उठो। एस्थर बैनर्जी रोती हुई उनके पीछे लपकी। सिटिंग रूम में आकर उन्होंने कहा, बहन, खुदा बाप के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। रोजी बड़ी ज़िद्दी लड़की है, आजकल की औलाद है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपसे क्या कहूँ। इस दौरान पादरी हेनरी विश्वास और मिस्टर लूथर विश्वास सुम्मुन बुकमुन
खड़े बाकी लोगों को तक रहे थे। मिसेस विश्वास ब्लाउज की आस्तीन में से रुमाल निकालकर नाक सिनकते हुए सोफे पर बैठ गई और 16 बार निगाहों से मेज़बान खातून को घूरा। पादरी बनर्जी इस असना में सिटिंग रूम से गुजरते हुए जाकर बरामदे के एक दर में खड़े हो गए और सर झुकाकर फर्श को देखने लगे। अब मिसेस विश्वास ने रुमाल आंखों पर रख लिया और आंसू बहाने पर आमादा हुई। चलो डियर, वापस चले। पादरी विश्वास ने आगे बढ़कर नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा। मिसेस विश्वास ने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, हम अमीर लोग नहीं हैं, लुधियाना से चलकर राजकुमारी को देखने आए। आपने खुद बुलाया था। 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया। ओ शट अप माय डियर, पादरी विश्वास ने कोफ्त के साथ कहा। लूथर विश्वास छत को तक रहा था। 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया, लुधियाना से ढाके। हम अमीर नहीं हैं, आपकी तरह चर्च फंड का रुपया नहीं खाते। ओ कीप क्वाइट मामा। लूथर विश्वास ने इंतहाई खिफ़त और झुंझलाहट के साथ वालिदा को खामोश करना चाहा। तुम चुप रहो जी, मैं इनसे मिसेस बनर्जी से बात कर रही हूँ। आपने हमें खत लिखा, आपने मिसेस बरकत मसीह के ज़रिए हमें कहलवाया कि आकर लड़की देख जाओ। ओ शट अप मामा प्लीज़। लूथर विश्वास ने पसीना पसीना होते हुए दोबारा गुजारिश की। यू शट अप इडियट, डैम फूल। मिसेस विश्वास अब हिस्ट्रिकल होने वाली थी। उधर एडिथ ने इट वॉज इन द ऑयल ऑफ कैप्री दैट आई फाउंड हर का दकियानू से रिकॉर्ड ग्रामाफोन पर लगा रखा था, जो रें किए जा रहा था। लूथर विश्वास ने उठकर गुस्से के साथ रिकॉर्ड पर से सुई हटा दी और बहन को घूर कर देखता हुआ कुर्सी पर आन बैठा। हमने इंक्वायरी की। मिसेस विश्वास कहे गई, मैंने ढाके अपनी सिस्टर इन लॉ को, हेनरी के कजिन ब्रदर की वाइफ को खत लिखा, लड़की के हालात मालूम करो। उन्होंने हमको लेटर में लिखा, हेनरी को बोला, माचरी सिस्टर ने लिखा है, लड़की की शोहरत अच्छी नहीं है, लड़की के हिंदू बॉयफ्रेंड हैं, लड़की कांग्रेसी और कम्युनिस्ट हो गई है। ओ मामा प्लीज। मगर ये गधे का बच्चा मिस साहब पर लट्टू हो चुका था। क्या आगरा, क्या सियालकोट, क्या लाहौर, हर जगह से इसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। मिस्टर एडवर्ड मुनव्वर खां तो डिप्टी कलेक्टर हैं मेरठ में, उनकी लड़की आईटी कॉलेज में पढ़ रही है। उस तक की बात आई थी। ऐसा है, मेरा हीरा बेटा है। आपकी लड़की में है क्या, ज़रा सुनूं तो। पादरी बनर्जी कमर के पीछे हाथ बांधे बरामदे में खड़े रहे। एकदम उनकी कमर झुक सी गई। मिसेस विश्वास की तकरीर जारी रही। हम तो इस गधे के बच्चे की जिद पूरी करने इतनी दूर चल कर आए। है क्या आपके पास ये फिकटा सा घर? मेरा बेटा तो सेंट जॉन्स कॉलेज में लेक्चरर होने वाला है, एमएससी पास है। किसी खच्चर पादरी मिशन स्कूल में नहीं पढ़ाता। हालांकि वो खच्चर पादरी मिशन स्कूल ही में पढ़ा रहा था। माय डियर, पादरी विश्वास ने कहना चाहा। मामा, एडिथ ने आवाज निकाली। देखूं तो कौन सा आईसीएस मिल जाएगा आपकी लड़की को, जो इनके लक्षण हैं ढाके आकर सुन लिए। मेरी क्यों अपनी जीभ खराब करती हो? पादरी विश्वास ने फिर एहतजाज किया। बड़ा लिली कॉटेज का शोहरा सुना था, देख लिया आकर लिली कॉटेज। मैं तो अपने घर में एक दिन भी ऐसा सड़ा हुआ फर्नीचर ना रखूं। और भाई, हम कोई देसी पादरी की तनख्वाह पर गुजर थोड़े ही कर सकते हैं। हमारी तो घर की जमींदारी भी है।
खुदा बाप का हर तरह से फजल है। मिस साहब अगर आती हमारे यहाँ नसीबा खुल जाता, रानी बनकर रहती। मिसेस विश्वास ये बिल्कुल भूल गई कि सिर्फ चंद मिनट कबल उन्होंने अपनी गुर्बत का शिकवा किया था। मगर अब फिर उन्हें अपना माली नुकसान याद आ गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, 500 रुपया खर्च हो गया हमारा। इतने में लूथर विश्वास जल्दी से बाहर जाकर घोड़ा गाड़ी ले आया था। उसने अंदर आकर पहली बार गुस्से से बात की, मामा कम ऑन, डोंट क्रिएट अ सीन, बिहेव योरसेल्फ प्लीज। अब बस करो। अपनी मामा का हाथ पकड़कर उन्हें तकरीबन खींचता हुआ वो बाहर ले गया और गाड़ी में बिठा दिया। पादरी हेनरी विश्वास सर झुकाए उनके पीछे पीछे बाहर आए। एडिथ विश्वास ने मेज पर से टची कैश उठाया जिसमें सुनहरी बेल लगी रेशमी साड़ी और मंगनी की अंगूठी थी। बाहर आकर वो उचक के गाड़ी में सामने की सीट पर बैठ गई। पादरी विश्वास वापस पलटे और बरामदे के दर में खड़े पादरी बैनर्जी से हाथ मिलाया। सॉरी रेवरेंड, आई एम वेरी सॉरी, नॉट योर फॉल्ट, उन्होंने रसान से कहा। पादरी बैनर्जी हाथ पीछे बांधे सर झुकाए खामोश खड़े रहे। एस्थर बैनर्जी सिटिंग रूम के दरवाजे से लगी खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। लूथर भी जचे तुले कदम रखता बरामदे की सीढ़ी पर आया और सर खम करके कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज डोंट माइंड माई मदर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू माई सन, पादरी बैनर्जी ने आहिस्ता से जवाब दिया। लूथर जल्दी से वापस लौटा और गाड़ी में एडिथ के बराबर बैठ गया। मिशन कंपाउंड के सारे बच्चे और औरतें गाड़ी से ज़रा फासले पर जमा हो गए थे। डेजी के ज़रिए खबर सारे कंपाउंड में फैल चुकी थी। कल तक ढाके की नेटिव क्रिश्चियन सोसाइटी में नशर हो जाएगी। घोड़ा गाड़ी लिली कॉटेज का चक्कर काट कर फाटक की तरफ बढ़ी। लूथर विश्वास खिड़की में से सर निकालकर ताज़ा हवा नफनों में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था। जब गाड़ी कंपाउंड से बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि रोजी बैनर्जी लिली कॉटेज के पिछवाड़े अपने गुसलखाने की सीढ़ियों पर संगी मूरत की मानिंद साकित बैठी है। लूथर विश्वास ने अहमकों की तरह हाथ उठाकर उसे वेव करना चाहा, मगर हाथ मफलूज सा हो गया। गाड़ी चर्रख चूं करती कच्ची सड़क पर आ गई। लिली कॉटेज के अंदर पादरी बैनर्जी अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोजी के इनकार से ज़्यादा इस इंकशाफ से धक्का लगा था कि उन्हें मालूम भी नहीं हुआ मगर दुनिया बदल चुकी है। हमेशा की तरह साबिर और शाकिर गिरिबाला बैनर्जी आंसू खुश्क करके चाय का सामान मंगवाने में मसरूफ़ हो गई। तो ये थी आज की किस्त। मैंने आपसे कहा था मैं 3 चैप्टर सुनाऊंगा, लेकिन 2 ही चैप्टर काफ़ी लंबे हो गए हैं, इसलिए तीसरा चैप्टर आज नहीं सुना रहा हूँ, कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।